घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और उनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा। मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50,000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो। ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा? मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो। ये तो छोटी सोच है। और विडंबना देखो, मैंने दिल्ली में सब लोगों की दवाइयां फ्री कर दी, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सबको फ्री दवाइयां, सारी फ्री दवाइयां मिलती है। लेकिन जब मैं जेल गया, 15 दिन तक इन्होंने जेल के अंदर मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, बहुत हाई शुगर रहती है मेरे को। इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है रोज, 4 बार इंजेक्शन लगता है रोज मेरे को। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं मैं। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया। मैं कहता रहा, मेरी 300 शुगर, 350 शुगर हो गई। अगर कई दिन तक लगातार ज्यादा शुगर रहे तो किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जब विपक्षी लोगों को, विरोधियों को जेल में डालकर उनको शारीरिक तौर पे खत्म कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे। ये मेरे को इसलिए इन्होंने जेल में भेजा क्योंकि दिल्ली में मैंने सबकी बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे फ्री कर दी। अब दिल्ली में सबको फ्री बिजली मिलती है। मोदी जी, आप तो इतने बड़े नेता हैं, इतने ताकतवर नेता हैं, मैंने दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली करी, आप पूरे देश में फ्री बिजली करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को जेल में डाल के दिल्ली की बिजली फ्री रोकना चाहते हो, ये तो कोई बड़प्पन नहीं है दोस्तों, ये तो छोटी मानसिकता है। ये तो इस वक्त देश के अंदर जो हालात हैं बहुत खतरनाक हैं। रशिया का राष्ट्रपति पुतिन है, आप जानते होंगे। पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे, या तो सबको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया और फिर चुनाव करवाए। पुतिन को 87% वोट मिले। बांग्लादेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और चुनाव करके शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव हुए, इमरान खान जो वहां के सबसे बड़े नेता, उनको जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया, उनका सिंबल छीन लिया और फिर चुनाव कराए और जीत गए। मोदी जी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से सीख के यही काम अब देश के अंदर, भारत के अंदर करना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे सीखा करते थे, और अब कह रहे हैं दिल्ली में जीत जाऊंगा, फिर भी नहीं जीतने देंगे, मेरे को जेल में रख लेते तब भी हार जाते मोदी जी।
इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। कांग्रेस पार्टी जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करना चाहते हैं। शिवसेना को चोरी कर लिया, जो अभी संजय सिंह ने कहा, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, ममता दीदी के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, स्टैलिन के कितने मंत्रियों को गिरफ्तार। ऐसे चुनाव लड़ोगे और जीतोगे? ये तो कायर आदमी करता है, कायर है मोदी जी। अरे बहादुर हो तो आंख में आंख मिला के चुनाव लड़ो ना, सीधे सीना चौड़ा करके चुनाव लड़के दिखाओ। ये तो कायरों की निशानी है। इस तरह तो देश के जनतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था। उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो। जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे बीजेपी के नेता चढ़ गए, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो इस साल जो वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी, वो अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आपके घर के आसपास जितने बीजेपी वाले रहते हैं, जितने बीजेपी के समर्थक रहते हैं, सबको बोल देना सोच के जाना जब वोट डालने जाओ। मोदी के लिए वोट नहीं पड़ रहा, अमित शाह का। आंख बंद करके जितने बीजेपी वाले हैं, जब बटन दबाओ आंख बंद कर लेना, अमित शाह की तस्वीर लेके आना कि अमित शाह को बनाना है क्या प्रधानमंत्री। तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और इस सिलसिले में जितने रुकावटें थी, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा, जितने नेता थे सबको खत्म कर दिया। एक ही नेता बचा है, योगी आदित्यनाथ। 2 महीने के अंदर उसको हटाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। जब मैंने ऐसा बोला, एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया। बीजेपी के किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटा रहे। इसका मतलब हटा रहे हैं, इसका मतलब हटा रहे हैं। साबित हो गया कि हटा रहे हैं। कल मैंने देखा योगी जी मेरे को गालियां दे रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे को गाली देने से क्या होगा, अपने वालों को सलट लो, अपनी बीजेपी को सलट लो। दोस्तों, एक एक करके ये सारे नेताओं को खत्म कर रहे हैं। और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है, अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होगी, शरद पवार भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे भी जेल में होंगे और आदित्य ठाकरे भी जेल में होंगे। मैं आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े दिन रह गए, किसी भी हालत में हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है। और जिस तरह की गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने शरद पवार साहब को कहा भटकती आत्मा। ये कोई इतने सीनियर आदमी है, 84 साल के बुजुर्ग हैं। मोदी जी 74 साल के हैं, 10 साल सीनियर है उनसे। ऐसे किसी बुजुर्ग को कहना ठीक है क्या? प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अच्छी लगती है? उनको कहते हैं नकली शिवसेना, नकली संतान। ये अच्छी लगती है? ये तो पूरे महाराष्ट्र के मराठी मानुस की बेइज्जती का सवाल है। इस बार जब जाओ तो बटन दबा के उनको इस गाली का जवाब देना, जब वोट डालने के लिए जाओ आप।
यहां के कैंडिडेट हैं बाले मामा, उनको रिकॉर्ड जीत आप लोगों को दिलवानी है। ज्यादा से ज्यादा वोट देके बटन दबा के आप उनको वोट देना, रिकॉर्ड मार्जिन से उनको जिताना। लेकिन मैं आज महाराष्ट्र में उनके लिए तो वोट मांग ही रहा हूं, मैं महाराष्ट्र में आज आया हूं पूरे इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए। एनसीपी का चुनाव चिन्ह ये तुतारी बजाने वाला आदमी है, इसका खूब प्रचार करना है। मैंने सोशल मीडिया पे एक आदमी को देखा था, मैं बहुत चिंतित हो गया उसको देख के। वो आदमी कह रहा था जब वो वोट देके बाहर निकला, उससे किसी मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया, बोला शरद पवार को। बोलो क्या निशान, बोला घड़ी। ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों के अंदर। आपको प्रचार करना है अपनी गली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, सबको बोल देना कि असली वाली एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं है, घड़ी पे मत डाल देना। असली वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तुतारी वाला आदमी। तुतारी वाले आदमी को वोट डालना है और ज्यादा से ज्यादा वोट देके मामा को जिताना है। मैं 21 दिन के लिए बाहर आया हूं। 2 तारीख को मुझे जेल वापस जाना है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं जेल की सेल से नतीजे देख रहा हूंगा टीवी पे। पिछली बार महाराष्ट्र की 48 सीट में से 42 एनडीए गठबंधन को, मोदी जी के गठबंधन को मिली थी। इस बार 48 में से 42 इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन को दी, मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा और मुझे लगेगा आज महाराष्ट्र आना मेरा सार्थक हो गया। आप लोगों ने आज इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शरद पवार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रिया दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। भारत माता की, केजरीवाल साहब की, शरद पवार साहब की धन्यवाद। इंडिया एयरलाइंस की। जिनका भाषण सुनने के लिए आप सब लोग बेकरार हैं, हिंदुस्तान के सुपुत्र, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दिलों की धड़कन, सम्मानीय शरद चंद्र पवार साहब। सुने केजरीवाल जी, मंच पर बैठे हैं सभी साथी आणि हजारोच्या संख्येनं उपस्थित असलेले आपण बंधू-भगिनी, देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्यासाठी आज मोठ्या संख्येनं नेत्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण एकत्रित आलो। ही निवडणूक नेहमीच्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी निवडणूक आहे। या निवडणुकीमधून उद्या तुमचं माझं भवितव्य काय आहे याचा निर्णय व्हायचा आहे आणि चिंतेची स्थिती ही आहे की ज्यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता आहे त्यांना पुन्हा संधी मिळाली तर तुम्हा लोकांचा जो मताचा अधिकार आहे तो संकटात गेल्याशिवाय राहणार नाही। आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिलं आणि त्या घटनेनं तुम्हा सगळ्यांना अधिकार दिले। आज नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकारी ठिकठिकाणी सांगतायत की आम्हाला 400च्या पेक्षा अधिक जागा हव्यात। का? तर या देशाची घटना आम्हाला बदलायची। कर्नाटकमधला त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं
की आम्हाला घटना बदलायची आहे. दिल्लीचा उत्तर प्रदेशचा त्यांचा एक खासदार त्यांनी जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे. राजस्थानमधली त्यांची एक भगिनी तिने जाहीरपणाने सांगितलं आम्हाला घटना बदलायची आहे. आणि त्यासाठी मात्र ही मोदींना द्यायचे. ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो अधिकार आपल्याला दिला तो संकटात जाईल त्या दिवशी या देशातल्या तुमच्यासारख्या कोट्यावधी लोकांचा अधिकाराचं अस्तित्व हे नष्ट होईल आणि या देशामध्ये हुकुमशाही मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल. आणि हे जर चालायचे असेल तर त्यांचा 100% पराभव करणं हे गरजेचं आहे. आज या देशातला या राज्यातला शेतकरी संकटात आहे, कष्टकरी कामगार संकटात आहे. अल्पसंख्याकांची स्थिती आणखीन अवघड करून ठेवली आहे. देशाचा प्रधानमंत्री जाहीरपणाने सांगतो की या देशामध्ये ज्यांच्या घरात मुलं अधिक आहेत त्या उद्याच्याला तुमच्या घरातलं सोनं ते तुमच्या घरातलं मंगळसूत्र हे काढून घेतल्याशिवाय राहणार नाही. ही गोष्ट कदापि होणार नाही. ती गोष्ट या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने सांगतात. आज एका ठिकाणी त्यांनी बोलत असताना सांगितलं की उद्याच्याला आम्हाला लोकांच्या हातात सत्ता आली तर अयोध्याचं मंदिर आहे त्या संकटात येईल. या देशात मंदिर असो, मस्जिद असो, गिरजाघर असो, या सगळ्यांचं रक्षण करणं हा विचार तुमचा माझा सगळ्यांचा आहे. आणि कारण नसताना या धार्मिक भावना या देशात उत्तेजित करून लोकांच्या मध्ये एक प्रकारचं अंतर वाढवायचे काम मोदी करतायत. ही देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. आणि याचा सुटका करायची असेल तर उद्याच्या निवडणुकीमध्ये तुमच्या मताचा अधिकार वाढवा की ज्यांची खून आज तुला सगळ्यांना माहीत झालेली आहे. तुतारी वाजवणारा माणूस त्याच्यासोबत तो वचन द्यावा आणि त्यांना देशाच्या लोकसभेमध्ये आमच्या या भागाचा प्रतिनिधी म्हणून मोठ्या मताने विजय करा हीच विनंती करतो आणि माझी भाषण या ठिकाणी संपवतो. महाविकास आघाडीचा विजय असो, महाविकास आघाडीचा विजय असो. याच्यानंतर पवार साहेब आणि केजरीवाल साहेब पुढच्या सभेला जाणार आहेत. बाकीचे मान्यवर इथेच आहेत. आपल्याला सुप्रियाताईंचं, जयंत पाटील साहेबांचं सर्वांचं मार्गदर्शन ऐकायचं आहे. मी विनंती करतो जयंत पाटील साहेब, जितेंद्र आव्हाड साहेबांना मैं विनंती करता हूं जितेंद्र आव्हाड साहब को कृपया मंच संभाले. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की सभा चालूच राहणार आहे. पुढील सभा असल्या कारणाने या ठिकाणावरनं मान्यवर पाहुणे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. भिवंडी में बहुत दिनों के बाद इतने बड़े मजमे से बात करने का मौका मिल रहा है. आपको सूरत बदलनी है, भिवंडी की नहीं, सूरत बदलनी है इस देश की. सूरत बदलनी है उत्तर प्रदेश की. सूरत बदलनी है दिल्ली की. ये जो अटक सत्र शुरू है, केजरीवाल को अंदर डाल दिया, ये आपको भी अंदर डालने में कोई कमी नहीं करेंगे. इनको देश कुछ चंद हाथों में देना है और वो हम करने नहीं देंगे. जो पवार साहब यहां से कह के गए, उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने लगी जिसकी बहुत ही बड़ी अहमियत है कि यह देश का संविधान जो तुम्हें मुझे समान मानता है, उस संविधान को वो गायब करना चाहते हैं. जो हमारा अधिकार है, राइट टू रिलीजन, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका रीति रिवाज पाल सकते हैं. वो हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया. वो चाहे सिख हो तो वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकता है, वो चाहे पारसी हो तो 11वीं में जा सकता है, वो हिंदू हो तो कई सारे किताब पढ़ सकता है.
मुसलमान है तो कुरान के पीछे चल सकता है, तो इनको क्या तकलीफ है भाई? आप हमारे धर्म के बीच में आने वाले होते कौन हो? कल हमारे गृह मंत्री ने कह दिया हम शरीयत हटा देंगे। आप किसी के धर्म में जाके ये सब क्यों बोलते हो भाई? ये देश किसी अकेले का नहीं है। इस देश के मिट्टी में हर एक धर्म का, कौम का, जात का खून शामिल है। यह संविधान है जो केरला से लेके आसाम तक, आसाम से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक सबको एक रखता है। जिस दिन ये संविधान हटाएंगे उस दिन ये देश टुकड़ा टुकड़े में बट जाएगा। हालात पहले हमारे पहले संजय सिंह बात कर रहे थे। हमारी बहुत सारी बहनें यहां पे बैठी है, खमाइतीन यहां पे बैठी है। आपको मालूम है मंगलसूत्र का अर्थ? बहुत सारे मुसलमानों के घर में जो इस्लाम का पालन करते हैं, क्या वो मंगलसूत्र नहीं पहनते? पहनते हो कि नहीं पहनते? यही मालूम नहीं है हमारे देश के पंतप्रधान को कि इस देश में मंगलसूत्र कौन पहनता है। आपको इतना ही मंगलसूत्र का ख्याल था तो पंतप्रधान मोदी जी जब हमारी बहनें रास्ते पे जलाई जा रही थी, उनके ऊपर बलात्कार किया जा रहा था, तब कभी आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? तब नहीं लगा कि मेरे बहन के गले का मंगलसूत्र